हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सार संग्रह है। आज का टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाएं अध्याय 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंचाई का जो महत्व है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत की जो जलवायु है वर्ष भर कृषि उत्पादकता के लिए अनुकूल रहती है, परंतु यहाँ सभी मौसमों में आर्द्रता आपूर्ति नहीं हो पाती है, अतः सिंचाई आवश्यक हो जाती है। भारतीय कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। जिस वर्ष मानसून ठीक नहीं रहता है उस वर्ष फसलें नष्ट हो जाती है या उनका उत्पादन अपेक्षा अनुरूप नहीं हो पाता है। अतः कृषि की नियमितता व उत्पादकता बनाए रखने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भारत में वर्षा का वितरण भी काफी असमान है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की न्यूनता के कारण सिंचाई आवश्यक हो जाती है। मानसून अनिश्चितता के कारण भारत में सिंचाई का महत्व है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों के अंतर्गत नहरें, कुएं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब आदि आते हैं। वर्तमान में ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई भी की जा रही है। ड्रिप यानी बूंद सिंचाई, स्प्रिंकलर यानी फव्वारे सिंचाई। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सिंचित क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ है। 1951 में भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 226 लाख हेक्टेयर थी। वहीं 2016-17 तक यह बढ़कर 686.5 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों के लिए यानी 2015 से 20 के लिए 50,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। इस योजना को 2025-26 तक विस्तारित कर दिया गया और याद रखिएगा 93,068 करोड़ परिव्यय के साथ इसमें विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई को प्रभावी बनाते हुए हर खेत को पानी की सुविधा सुनिश्चित करना, जिससे प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य को सफल बनाया जा सके, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इस योजना का लक्ष्य सिंचाई में निवेश की प्रक्रिया में एक रूपता लाते हुए दक्षता को प्रभावी बनाना है। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी राष्ट्रीय संचालन समिति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय संचालन समिति। तथा जिला स्तर पर इसके लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत की सिंचाई परियोजनाओं के भाग। पहला, लघु सिंचाई परियोजनाएं। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। देखिए, मध्यम सिंचाई जो परियोजनाएं हैं, इस परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें नहरों के द्वारा सिंचाई प्रमुख है, क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। इसके बाद है वृहद सिंचाई परियोजनाएं। इनमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। 2015-16 में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं। पहले स्थान पे जो राज्य आता है, नाम है उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब है। क्रम याद रखिएगा। ये सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। इस प्रदेश में लगभग 97% क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्र प्रतिशत के दृष्टिकोण से मिजोरम है। ठीक है, यहाँ 7.3% क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। नलकूपों और कुआं के द्वारा सिंचित क्षेत्र का 57% भाग सिंचित होता है। नलकूप, कुआं, नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र को क्षेत्रफल के आधार पर अग्रलिखित क्रम में रखा गया है: नलकूप, नहर और कुआं।
नहरों के द्वारा 32% सिंचित क्षेत्र पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। भारत में तालाबों के द्वारा 6% क्षेत्रफल पर जो है यानी 6.0% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इसके बारे में देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधाओं के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परिवहन, पर्यटन आदि अनेक कार्य किए जा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है, जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। वर्तमान समय में इन परियोजनाओं की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, फिर भी सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत आदि की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इनके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है दामोदर घाटी परियोजना। देखिए, जो दामोदर घाटी परियोजना है यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली दामोदर घाटी में संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पहाड़ी से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। इस परियोजना में तिलैया, कोनार, मैथान तथा पंचेत पहाड़ी पर बांध बनाया गया है, जबकि बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और पतरातू में ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। दामोदर नदी बेसिन जो है, इसका आप मैप देख सकते हैं। देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये सभी एरिया, ये और ये वाला एरिया, ये एरिया जो है, जो इस तरह से इंडिकेट किया गया है, ये सिंचित क्षेत्र है। ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये जो आपका जालीनुमा है, ये बांध और जलाशय है। और ये वाला जो एरिया है, ये जो डॉट डॉट से इंडिकेट किया गया है, ये दामोदर नदी बेसिन की सीमा है। इधर कोलकाता है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है, झारखंड है। यहाँ पे दुर्गापुर बैराज बना है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुर्गापुर में एक बड़ा अवरोधक इसी परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है। तिलैया बांध दामोदर की सहायक बराकर नदी पर हजारीबाग जिले में बनाया गया है। मैथान बांध भी बराकर नदी और दामोदर नदी के संगम पर बना है, जबकि कोनार नदी जो है दामोदर की सहायक नदी है, तो कोनार नदी पर बोकारो विद्युत संयंत्र को जल उपलब्ध कराने में सहायक है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ऊंचाई 226 मीटर है। और देखिए, बांध के पीछे जो बांध है, बांध के पीछे बनी झील का नाम जो है गोविंद सागर है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 225.55 मीटर है। इससे ऊंचा एकमात्र टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। इसका जल संग्रहण क्षेत्र गोविंद सागर कहलाता है, जिसमें 9 अरब 34 करोड़ क्यूसेक लीटर जल संग्रहण किया जा सकता है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है, इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ये है आपका नांगल बांध, ये है भाखड़ा बांध, ये सतलज नदी है। यहाँ पे जो है आनंदपुर साहिब है, ये शिमला है, ये कलका है, ये चंडीगढ़ है, सरहिंद है, ये पंजाब है, लुधियाना है, ये हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे ताजे वाला जो है मुख्य जल स्रोत है, ये वाला, ठीक है। इधर उत्तर प्रदेश है, ये यमुना नदी है। यहाँ पे सतलज यमुना लिंक नहर बनाया गया है, ये वाला एरिया, ये हरियाणा है, अंबाला इधर है, ये करनाल है। तो एक बार अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। इस जल संग्रहण क्षेत्र की गिनती मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध के बाद देश के तीसरे सबसे बड़े जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में होती है। यह बांध सतलज व ब्यास नदी में आने वाली बाढ़ से जो है सुरक्षा करता है तथा सिंचाई के लिए जल विद्युत भी उपलब्ध कराता है, याद रखिएगा। इसके बाद रिहंद बांध परियोजना। यह उत्तर प्रदेश यानी सोनभद्र जिले में, यह उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के सीमा पर पिंपरी नामक स्थान पर सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बनाया गया है। तो मैप को देखिए, ये घाघरा नदी है, ये गंडक नदी है, ये गंगा है, ये यमुना है। जहां गंगा और यमुना मिलते हैं वो संगम है, ये इलाहाबाद है। और देखिए, ये जो छायांकित एरिया है, ये प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे ये रिहंद नदी है और यहाँ पे रिहंद बांध है। इस परियोजना के अंतर्गत 91.46 मीटर ऊंचा
934.45 मीटर लंबा कंक्रीट का बांध जो है बनाया गया है। इस बांध के नीचे ओबरा में विद्युत गृह का जो है निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत 466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण भी किया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। इसके बाद हीराकुंड बांध, उड़ीसा का शोक कहलाने वाली नदी महानदी पर उड़ीसा के संबलपुर से 15 किलोमीटर के दूरी पर स्थित हीराकुंड नामक स्थान पर यह परियोजना निर्मित की गई है। तो हीराकुंड जो परियोजना है इसको एक बार देख लीजिए। यह है आपका हीराकुंड बांध, ये महानदी है, इधर महानदी है, ठीक है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। इस परियोजना के अंतर्गत हीराकुंड नामक स्थान पे 4800 मीटर लंबा और 61 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध की सुरक्षा के लिए बाईं ओर 10 किलोमीटर और दाईं ओर 11 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध बनाए गए हैं। इन तीनों बांधों की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, अतः यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। ब्यास परियोजना, यह सिंचाई सुविधा एवं विद्युत उत्पादन की उत्तर पश्चिमी भारत की एक प्रमुख परियोजना है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण पंजाब के कपूरथला जनपद में सतलज व ब्यास नदी के संगम पर किया गया है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप स्थित नेहरू कुंड यानी ब्यास कुंड से निकलती है, जो कपूरथला में हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिलती है। यहीं पर हरिके बैराज बनाया गया है। इसी से राजस्थान नहर निकलती है, जो अब इंदिरा नहर के नाम से जानी जाती है। यह पूर्णतः पक्की और ढकी हुई है। विश्व की सबसे लंबी यानी 466 किलोमीटर यह लंबी नहर है, जो राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जनपदों से होकर गुजरती है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान की शुष्क भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। इसी नहर के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर को जो है भविष्य का अन्न भंडार, भविष्य का याद रखिएगा अन्न भंडार जो है कहा जाने लगा है। इस परियोजना के अंतर्गत योंग नामक स्थान पर ब्यास बांध बनाया गया है, जिसे योंग बांध के नाम से जाना जाता है। गंडक परियोजना, देखिए जो गंडक परियोजना है यह परियोजना नेपाल के सहयोग से पूरा किया गया है। इसमें मुख्य नहर गंडक पर बने वाल्मीकि नगर बैराज से निकाली गई है। इसके बाद है कोसी परियोजना। यह परियोजना बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। कोसी परियोजना जो है नेपाल के सहयोग से पूरा हुआ है। विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। मुख्य नहर कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज नेपाल से जो है निकाली गई है। तो कोसी परियोजना का जो मैप है आप देख लीजिए। ये है आपका बैराज, ये पश्चिमी कोसी नहर है, ये भारत पूर्वी कोसी नहर है, ये भारत है, इधर नेपाल है, ठीक है। इसके बाद देखिए इस मैप में और क्या है, तो यहां पे पश्चिमी संरक्षित क्षेत्र है ये वाला, और ये जो है आपका पूर्वी संरक्षित क्षेत्र। बांध पुनः स्थापना और सुधार परियोजना, यह परियोजना 18 अप्रैल 2012 को प्रारंभ हुई। मूल रूप से इस परियोजना की अवधि 6 वर्ष तथा लागत 2100 करोड़ रुपए थी। 2017 में इसे विस्तारित कर परियोजना समाजित की संशोधित तिथि को 30 जून 2020 कर दिया गया। अक्टूबर 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति विश्व बैंक और AIIB के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त DRIP के चरण 2 और चरण 3 को मंजूरी दी और इसको लागू करने की अवधि अप्रैल 2021 से मार्च 2031 यानी 10 वर्ष कर दी गई। तो 10 वर्ष है। इसके बाद इंदिरा गांधी परियोजना, राजस्थान नहर। इस परियोजना के द्वारा रावी और ब्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाया गया है। ब्यास नदी पर पौंग नामक बांध बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नए क्षेत्रों को सिंचित करके कृषि योग्य बनाना है। इसके द्वारा उत्तर पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों की सिंचाई की जा सकती है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। इंदिरा गांधी जो परियोजना है, जो राजस्थान नहर है, यह भारत की सबसे लंबी नहर है। मुख्य नहर को इंदिरा नहर के नाम से जाना जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा कमांड क्षेत्र, कमांड एरिया विकसित करती है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप इंदिरा गांधी नहर और कमांड क्षेत्र को एनालिसिस कर सकते हैं। PDF है तो ओपन कर लीजिए। ये ब्यास नदी है, यहाँ पर हरिके बैराज बनाया गया है। ये सतलज नदी है, ठीक है, और ये पंजाब है, ये गंगानगर है, ये वाला, ये मुख्य नहर सीरा है, ये हरियाणा है।
इधर आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए इधर में जो है आपका जो इस तरह का जो फिगर से इंडिकेट किया गया है, ये वाला जो एरिया है, ये जो मतलब कि जो इस तरह का इंडिकेट किया गया है डॉट डॉट टाइप का, ये नीचे बहाव एरिया है। इसके बाद देखिए इसमें जो है नीचे उत्थापक की एरिया भी इसे इंडिकेट किया गया है, जो मतलब कि कम डार्क है, जो जैसे ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, और जो गाढ़ा डार्क है ये वाला एरिया, ये जो है ये नीचे उत्थापक है, ठीक है, चरण सेकंड का है, और ये चरण फर्स्ट का है, ये वाला एरिया ये चरण सेकंड का है। तो एक बार जो है मैप को एनालिसिस करके ही आगे बढ़िएगा। देखिए यहां पे दिया हुआ है ये जो है आपका ये वाला चरण सेकंड में जो नीचे बहाव का मतलब कि जो है संकेतक है, और इधर देखिए मुख्य नहर पुंछ है, ये जैसलमेर है, इधर बाड़मेर है। देखिए जो चंबल परियोजना है यमुना की सहायक नदी, जो यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह परियोजना संयुक्त रूप से बनाई गई है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य चंबल नदी के द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना है। इसके बाद है नागा अर्जुन सागर परियोजना। इस परियोजना का निर्माण आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले तथा तेलंगाना के नालकोंडा जिले में स्थित नंदीकोंडा गांव के समीप कृष्णा नदी पर किया गया है। कृष्णा नदी पर बांध बनाने की योजना 1903 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश इंजीनियरों ने बनाई थी, जिसे तेलंगाना को सिंचित किया जा सके। आधिकारिक रूप से इस परियोजना का शिलान्यास प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 दिसंबर 1955 को किया था, जो 1967 में पूरी हुई। यह देश के उन पुराने बांधों में से एक है जिसका प्रयोग सिंचाई के साथ साथ आसपास के क्षेत्र को जल विद्युत उपलब्ध कराने के लिए भी किया गया है। इस बांध से नालकोंडा, सूर्यापेट, पश्चिमी गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा और खम्मम जिलों के किसानों को लाभ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसके बाद है तुंगभद्रा परियोजना। यह आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य के सहयोग से कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी पर मलपुरम के निकट बनाई गई है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस बांध के फलस्वरूप निर्मित पंपा सागर नामक जलाशय 365 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इससे 3 नहरें निकाली गई हैं, जिनमें कनारा नहर की लंबाई 340 किलोमीटर, निम्न स्तर नहर की लंबाई 350 किलोमीटर और उच्च स्तर नहर की लंबाई 196 किलोमीटर है, जिनसे 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस परियोजना के अंतर्गत मुनीराबाद, हम्पी और हासपेट में विद्युत गृह बनाए गए हैं। इसके बाद है मयूराक्षी परियोजना। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग की एक छोटी नदी मयूराक्षी पर मेंसजोर नामक स्थान पर बांध बनाकर झारखंड को बिजली और पश्चिम बंगाल को सिंचाई की नहरों से लाभान्वित किया जा रहा है। इसे कनाडा बांध भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है शरावती परियोजना। देखिए यह कर्नाटक में भारत के सबसे ऊंचे जोग या महात्मा गांधी जल प्रपात पर बनाई गई है। यहां से बंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्र तथा गोवा और तमिलनाडु राज्यों को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इसके बाद है कोयना परियोजना। यह परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक कोयना नदी पर है। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र को यहीं से विद्युत की जो है आपूर्ति की जाती है। इसके बाद है बगलिहार परियोजना। यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। इस बांध के निर्माण को पाकिस्तान 1960 ईस्वी के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है। यह समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, जिसने हाल ही में भारत के पक्ष को स्वीकार करते हुए बांध की ऊंचाई 1.5 मीटर घटाने को कहा है। चिनाब नदी पर भारत के द्वारा बनाई जा रही दुलहस्ती परियोजना को लेकर इन दोनों देशों में विवाद रहे हैं। इसके बाद है किशन गंगा परियोजना। यह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। भारत झेलम नदी की इस शाखा के जल को दूसरी शाखा में ले जाने के लिए 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत
21 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाने, ठीक है, इसको याद रखिएगा, लंबी जो है 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाने की योजना बना रहा है पाकिस्तान। इससे 1960 ईस्वी के जो सिंधु जल समझौता है इसका उल्लंघन मानता है। तो 1960 ईस्वी के जो सिंधु जल समझौता है इसका उल्लंघन मानता है। झेलम नदी पर भारत के द्वारा बनाई जा रही बुलर बैराज परियोजना को लेकर भी दोनों देशों में विवाद है। सितंबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत को बांध निर्माण और सूखा संचालन की अनुमति दे दी, परंतु साथ ही यह भी निर्देश दिया कि भारत इस नदी पर कोई ऐसा अस्थायी कार्य नहीं करेगा जिससे नदी में जल प्रवाह बाधित हो। 30 मार्च 2018 को किशन गंगा जल विद्युत परियोजना के कुल तीनों यूनिट को कमीशन और सिंक्रोनाइज बिजली ग्रिड के साथ कर दिया गया। 19 मई 2018 को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद है पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना जो है, यह परियोजना जो पोलावरम परियोजना संबंधी विधेयक को संसद के द्वारा मई 2014 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके अंतर्गत 136 गांव, 211 छोटे गांव और 7 मंडलों का आंध्र प्रदेश में विलय किया जाएगा, जिसके बाद वे पूर्वी गोदावरी जिले का हिस्सा बन जाएंगे। पोलावरम परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। इसे केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। यह आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर स्थित है, जिसमें 83,200 करोड़ घन फुट जल का संग्रह किया जाएगा। इसके अंतर्गत कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना को 25 अक्टूबर 2005 को पर्यावरण की स्वीकृति मिली थी। इससे आंध्र प्रदेश की 2,32,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी और 960 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन किया जा सकेगा। इसके बाद है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए, पंचेश्वर बहुउद्देशीय जो परियोजना है यह भारत नेपाल का संयुक्त परियोजना है या उपक्रम है। इसका निर्माण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर किया जाएगा। यह बांध विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा, जिसकी ऊंचाई 315 मीटर और जबकि क्षमता 6,480 मेगावाट आंकी जा रही है। इस परियोजना का जो उद्देश्य है मुख्यतः विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था जो है सुनिश्चित करना है तथा बिहार और उत्तर प्रदेश में आने वाली बाढ़ों को नियंत्रित करना है। देखिए, 40,000 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को तैयार किया जाएगा। इसकी कुल लागत का 62.3% भारत जबकि 37.5% नेपाल वहन करेगा। भारत कितना 62.3% और नेपाल 37.5% जो है इसका लागत का वहन करेगा। इस परियोजना का निर्माण 2018 से 26 के मध्य किया जाएगा। इस बांध से निर्मित जलाशय का क्षेत्रफल 116 वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं पंचेश्वर जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, पीडीएफ है तो ओपन कर लीजिए। ये सरयू नदी है, ठीक है, महाकाली नदी, इधर पंचेश्वर बांध है ये वाला, ये यहाँ पे स्थलगाड़ बांध है, ये पूर्वागिरी बांध है यहाँ पे ये वाला। इसके बाद देखिए टनकपुर बैराज यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे बनवासा बैराज है, ये शारदा नहर है आपका। यहाँ पे ये देखिए ये महेंद्र नगर है और ये महाकाली सिंचाई नहर है यहाँ से जो निकाला गया है। और इधर देखिए ये आपका जो जलाशय है शारदा सागर जलाशय है, ठीक है। इसके बाद है बुनाखा परियोजना। बुनाखा परियोजना के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो बुनाखा परियोजना है, सरकारी पनबिजली कंपनी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भूटान की 180 मेगावाट की बुनाखा जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के उन्नयन के लिए 25 जून 2010 को एक समझौता किया था। बुनाखा परियोजना 2020 तक 10,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित करने की पहल में शामिल है। देखिए टीएचडीसी को भूटान की 4,060 मेगावाट की संकोच बहुउद्देशीय परियोजना की स्वीकृति परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम भी मिला है। कंपनी ने भूटान के फुनेट सोलिंग तथा बुनाखा व संकोच परियोजना स्थल पर अपने कार्यालय स्थापित किए हैं। 54 मीटर ऊंचे और 366 मीटर लंबे इस बांध को 1895 ईस्वी में बनाया गया था। इसके जलाशय की क्षमता 44 करोड़ घन मीटर से भी अधिक है। इसके बाद है रेणुका बांध परियोजना।
केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने लंबे समय से प्रतीक्षारत रेणुका बांध परियोजना को 13 अगस्त 2014 को स्वीकृति दे दी। इस परियोजना के बनने से दिल्ली में पेयजल की जो समस्या है दूर हो सकती है। इस परियोजना को लेकर लंबे समय से आदिवासी अधिकार व वन भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक, ठीक है, गिरी नदी, जो यमुना की सहायक गिरी नदी है, इस पर बनाई जाने वाली इस परियोजना की लागत 36,000 करोड़ रुपए होगी, जिसके लिए 909 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है। इस परियोजना से दिल्ली को 27.5 करोड़ गैलन जल की आपूर्ति होगी। रेणुका बांध को बचाने के लिए जो है लोगों ने 1986 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समक्ष गिरी बांध परियोजना के लिए अन्वेषण का काम शुरू किया। ठीक है, 2006 में हिमाचल पावर कॉरपोरेशन का गठन किया गया और केंद्र के द्वारा इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। रेणुका व किसाऊ परियोजना जो है, यहाँ पे इसका पूरा मैप देख सकते हैं। इधर शिमला है, ये वाला, ये चंडीगढ़ है, ये गिरी नदी है, यहाँ पे किसाऊ बांध बनाया गया है, ये किसाऊ बांध है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका ये यमुना नदी है, ये वाला इधर, और ये लखवर ब्यासी बांध है, ये वाला लखवर ब्यासी बांध, ये टोंस नदी है। इधर देखिए ये है हथनी कुंड बैराज, ये देहरादून है, यहाँ पे अंबाला है, ये यमुनानगर है, और इधर पूर्वी यमुना है, उधर पश्चिमी यमुना है। ठीक है, इसके बाद है किसाऊ परियोजना। देखिए टोंस नदी पर बनने वाली 660 मेगावाट की किसाऊ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही समस्या अब दूर हो गई है। देखिए 10,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना में 90% व्यय केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसाऊ बांध के निचले हिस्से की जल विद्युत परियोजनाओं में 50% हिस्सेदारी की हिमाचल प्रदेश के द्वारा मांग की गई, जिसे केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया। देखिए 1 महीने के अंदर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के द्वारा संयुक्त उपक्रम बनाने का निर्णय लिया गया, जिसका मुख्यालय देहरादून में होगा। राष्ट्रीय परियोजना होने के कारण केंद्र सरकार को इस प्रोजेक्ट पर 90% व्यय वहन करना चाहिए। उत्तराखंड और हिमाचल को जो है अब इस बहुउद्देशीय परियोजना में 10% व्यय करना पड़ेगा। 660 मेगावाट की इस परियोजना में उत्तराखंड और हिमाचल की 50% की हिस्सेदारी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार किसाऊ बांध के निचले हिस्से की परियोजनाओं छेबरो, खोंदरी, कुल्हाल आदि में से 25% जल विद्युत हिमाचल प्रदेश को देती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका शुभारंभ 25 अगस्त 2005 को प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत किया गया था। अमृत क्रांति के नाम से प्रारंभ की गई यह परियोजना जो है, कौन सा, केन बेतवा लिंक परियोजना, यह अमृत क्रांति के नाम से प्रारंभ की गई यह परियोजना देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने की दिशा में जो है एक सफल पहल है। यह अन्य राज्यों को अपने जल विवाद निपटारे के लिए प्रेरित करेगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की इस संयुक्त परियोजना में केन बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा, जिससे दोनों राज्यों के पानी की कमी वाले कई क्षेत्रों को पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। 35,111 करोड़ लागत की इस परियोजना से 6.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी और 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 77 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर चौड़ा दौधन बांध और 230 किलोमीटर लंबी नहर तैयार की जाएगी, जो बेतवा नदी पर बने बरुआ सागर जलाशय में मिलाई जाएगी। मार्च 2021 मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये जो है मैप एक बार देख लीजिए केन बेतवा लिंक परियोजना का, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इधर जो है आपका मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये पूरा फिगर है एक, और यहाँ पे इसे जूम करके दिखा दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेतवा नदी है, ये जो नदी है बेतवा नदी है, ये वाला। ठीक है, ये यमुना नदी है, इधर ये झांसी है, ये छतरपुर है, ये टीकमगढ़ है, ललितपुर है, पन्ना है, सतना है, ये केन नदी है। ठीक है, इधर बांदा है, ये ग्वालियर है, ये हमीरपुर है। ठीक है, इधर आपका विदिशा है और रायसेन, और यहाँ पे सागर है। तो एक बार देख लीजिएगा।
देखिए सरदार सरोवर जो परियोजना है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सरदार सरोवर बांध परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सरदार सरोवर जो योजना है, मैप को देख लीजिए। देखिए ये है आपका गुजरात, इधर ये है महाराष्ट्र, इधर मध्य प्रदेश है। ये जो एरिया है ये वाला, ये जो इंडिकेट किया गया है डार्क मतलब कि क्षैतिज जो लाइन है, ये वाला एरिया कम जलमग्न क्षेत्र है, और ये वाला जो एरिया है जो डॉट डॉट से इंडिकेट किया गया है ये अत्यधिक जलमग्न क्षेत्र है। यहाँ पे जो है प्रस्तावित ओंकारेश्वर बांध है, यहाँ पे प्रस्तावित नर्मदा सागर बांध है, ये खंडवा है। यहाँ पे प्रस्तावित महेश्वर बांध है, ये वाला एरिया में, ये वाला। ठीक है, तो इधर बारवा है। इसके बाद देखिए इधर बखानी है, इधर मनावर है, ये वाला। तो एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए जो सरदार सरोवर परियोजना है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो सरदार सरोवर परियोजना किन किन राज्यों की परियोजना है? तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात और राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है जो नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बनाई जा रही है। सरदार सरोवर बांध भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना में कुल 30 बड़े, 135 मध्यम और 3000 लघु बांध बनाए जा रहे हैं। 30 बड़े बांधों में से 6 बहुउद्देशीय, 5 जल विद्युत और 19 सिंचाई परियोजनाएं हैं। इन मुख्य बांधों में 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर बनाए जा रहे हैं। नर्मदा नदी के कुल अपवाह क्षेत्र का 86% मध्य प्रदेश में, 12% महाराष्ट्र में और 2% गुजरात में है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों का कुल अपवाह क्षेत्र सतलज, रावी और ब्यास नदियों के कुल अपवाह क्षेत्र से अधिक है। पूर्ण होने के पश्चात यह परियोजना भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकसित करेगा। परियोजना का लाभ क्या है? तो इस परियोजना से 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन संभव होगा, जिनमें 57% मध्य प्रदेश को, 27% महाराष्ट्र को और 16% गुजरात को प्राप्त होगा। गुजरात के 15 जिलों में लगभग 18.45 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव हो सकेगी। इस प्रकार गुजरात में सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। वर्तमान समय में 75% भाग सूखा प्रभावित रहता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर तथा महाराष्ट्र के पर्वतीय जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई भी संभव हो सकेगी। इस परियोजना से 131 नगरीय केंद्र, 9633 से अधिक गांवों को घरेलू जलापूर्ति उपलब्ध कराई जा सकती है। 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री ने गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध राष्ट्र को समर्पित किया। टिहरी परियोजना, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए टिहरी परियोजना जो है उत्तराखंड राज्य के टिहरी नामक स्थान पर भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर यह भारत का सबसे ऊंचा चट्टान आपूर्ति बांध होगा। इस परियोजना के प्रथम चरण में 1000 मेगावाट, द्वितीय चरण में 1400 मेगावाट और कुल यानी दोनों मिलाकर 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव हो सकेगा। इससे विशाल जनसंख्या को जल आपूर्ति जो है संभव होगी। यहाँ 2.7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई संभव होगी। इस प्रकार यहाँ सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। बाढ़ नियंत्रण के साथ इस परियोजना से मत्स्य पालन और नहरी परिवहन की भी जो है सुविधाएं बढ़ जाएंगी, तो नहरी परिवहन भी हो सकेगा। देखिए इसके बाद यहाँ पे जो मैप दिया गया है टिहरी बांध परियोजना का, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो जाल है किस तरह से फैला हुआ है। यह है आपका टिहरी बांध परियोजना, ये वाला। ये है कोटेश्वर बांध, ठीक है, इधर है आपका पेंड्रास, ये है गंगा नदी, ये ऋषिकेश जिला है, ये देवप्रयाग है, पौड़ी है, इधर श्रीनगर है, ये अलकनंदा है, ये मालिकनाथ है, ये गुप्त काशी है, ये मंदाकिनी नदी है। यहाँ पे जो बना हुआ है उत्थासु बांध है, ये आपका जो है ये श्रीनगर जल विद्युत परियोजना यहाँ पे बना है, ये अगस्त्यमुनि है। तो इधर भिलांगना नदी है। देखिए विवाद क्या है, यह भूकंप क्षेत्र जोन 5 में आता है। जो विवाद का कारण है, यह भूकंप क्षेत्र जोन 5 में आता है, जो कि भूकंप संभाविता के दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। यहाँ रिक्टर स्केल पर 8 से भी अधिक तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। इस परियोजना से 22 गांव पूर्णतः और 76 गांव अंशतः डूब सकते हैं। इससे 2500 हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो सकती है और 60,000 लोग विस्थापित हो सकते हैं।
यद्यपि इस बांध की आयु 160 वर्ष अनुमानित की गई है, परंतु गाद जमा होते रहने से बांध की आयु में 61 वर्ष की कमी आ सकती है। इस प्रकार बांध की लागत लाभ अनुपात में वृद्धि होगी। पुनर्स्थापना व पुनर्वास के लिए पर्याप्त राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता है। बांध की ऊंचाई को कम करने के संबंध में भी विवाद है। बांध समर्थकों का कहना है कि इससे विद्युत उत्पादन में कमी आएगी और इसके अतिरिक्त इस परियोजना में अब तक 400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसे अवरुद्ध करना समझदारी नहीं होगी। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना क्या है? तो ये केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सतलुज जल विद्युत निगम और नेपाल के निवेश बोर्ड के बीच 11 जुलाई 2021 को नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को पूरा करने के लिए काठमांडू में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में देवसारी बांध परियोजना से स्टार्ट करेंगे, जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो पॉइंट बचा हुआ है नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे इसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां भी इसके रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है अपडेट है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।